शाम के 4 बजने वाले हैं। वक्त हो चला है फास्ट एंड फैक्ट्स का। फास्ट एंड फैक्ट्स में आपको दिखाएंगे आज की बड़ी खबरें पूरी रिसर्च के साथ। मैं हूं आपके साथ पूर्णिमा मिश्रा। शुरुआत करते हैं दिल्ली के सुभाष नगर की खबर के साथ, जहां पर हुए हादसे को लेकर नई बात सामने आई है। चश्मदीद के मुताबिक पुलिस करीब 2.5 घंटे तक सीमा विवाद में उलझी रही और युवक का शव सड़क पर पड़ा रहा। हादसा बुधवार को सुभाष नगर में हुआ था। एक तेज रफ्तार टेम्पो ने सड़क पर जा रहे एक युवक को टक्कर मार दी। हादसे के बाद ड्राइवर टेम्पो से उतरा, दोनों ओर देखा और फिर मदद करने की बजाय वहां से भाग निकला। हादसे के बाद रास्ते से कई गाड़ियां गुजरी, लेकिन किसी ने सड़क के किनारे पड़े युवक की मदद नहीं की। हद तब हो गई जब रिक्शे पर जा रहा एक व्यक्ति उतरा और हादसे का शिकार हुए युवक का मोबाइल लेकर वहां से निकल गया। हादसे में पुलिस का रवैया भी शर्मनाक रहा। चश्मदीद के मुताबिक पुलिस करीब 2.5 घंटे तक सीमा विवाद में फंसी रही। हादसे का शिकार हुए युवक का सिर हरिनगर धर राजौरी के हिस्से में था। पुलिस बहस करती रही कि केस किस थाने का है। सर, पुलिस डिसाइड नहीं कर पा रही थी। ये रोड जो आता है ये हरिनगर थाने में आता है और जो फुटपाथ आता है रजौरी गार्डन थाने में आता है। उसका जो सर पड़ा हुआ था फुटपाथ के ऊपर था और धड़ जो था वो हरिनगर रोड पे था। जो डिटेल्स हमारे पास हैं, वो जो टेम्पो का जो डिटेल है, रंग है, कुछ मार्क्स हैं उसके ऊपर और सीसीटीवी के रिजोल्यूशन के हिसाब से उसको हम लोग डेवलप करा रहे हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि लोगों को बहुत डर लगता है। डर ऐसा लगता है कि अगर हम उनकी हेल्प करेंगे तो किसी चीज में हम ना फंस जाएं, पुलिस हमें तंग ना करे। हादसा सुभाष नगर में सुबह 5:40 पर हुआ। हादसे का शिकार हुए युवक की पहचान मतिबुल के तौर पर हुई है। मतिबुल पश्चिम बंगाल का रहने वाला था। उसकी 3 बेटियां हैं। मतिबुल दिन में रिक्शा चलाता था और रात को चौकीदारी करके घर लौट रहा था। दिल्ली में पिछले साल 8,000 से ज्यादा सड़क हादसों में 1,622 लोग मारे गए थे। उत्तर प्रदेश के बहराइच में सिर्फ 20 रुपए के लिए एक 10 महीने के बच्चे की जान चली गई। मामला बहराइच के सरकारी अस्पताल का है। माता पिता का आरोप है कि नर्स ने इंजेक्शन लगाने के लिए 20 रुपए मांगे। मां ने सुबह पैसे देने को कहा तो नर्स ने इंजेक्शन लगाने से इनकार कर दिया। कहा बच्चे को भी सुबह लेकर आना। परिवार ने गुजारिश की, बावजूद इसके बच्चे को इंजेक्शन नहीं लगाया गया। सुबह बच्चे ने दम तोड़ दिया। यहाँ हर स्टाफ पैसे मांगता है। पैसे की लापरवाही से जो है ये है हुआ है सर। जो स्टाफ यहाँ का बिल्कुल लापरवाह है। डॉक्टर को उसे हटा देना चाहिए। कार्रवाई की है। सिस्टर की ड्यूटी भी बच्चों वार्ड से हटा करके दूसरे वार्ड में कर दिया है और उनके खिलाफ इंक्वायरी भी सेटअप कर दी है। जैसे इंक्वायरी की रिपोर्ट आएगी उसके ऊपर भी और भी कार्रवाई की जाएगी। सख्त कार्रवाई की जाएगी, चाहे वो CMS हों, चाहे अन्य कोई कर्मचारी हों या डॉक्टर हों। जो भी दोषी पाए जाएंगे उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। होंगी सपा सरकार से क्योंकि उनको अपनी हीन दलितों के प्रति हीन और जातिवादी मानसिकता को त्याग कर तो जो दोषी लोग हैं उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। मैं चाहूँगा कि इसको मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश को इसको संज्ञान लेकर के और कड़ाई से ऐसे डॉक्टर्स पर कार्रवाई करनी चाहिए। हरदी थाना क्षेत्र की रहने वाली सुमिता अपने 10 महीने के बच्चे को लेकर 2 दिन पहले अस्पताल आई थी। खून की कमी होने की बात कहते हुए डॉक्टर्स ने बच्चे को भर्ती करने को कहा। माता पिता के मुताबिक अस्पताल कर्मियों ने हर काम के लिए उनसे पैसे मांगे। बच्चे की मौत के बाद परिवार वालों ने अस्पताल में हंगामा किया। पुलिस भी मौके पर पहुंची। चीफ मेडिकल सुपरिटेंडेंट ने 3 डॉक्टरों का पैनल तैयार किया है और 1 हफ्ते में जांच रिपोर्ट मांगी। लोकसभा में इस वक्त दलितों के खिलाफ हुई हिंसा के मुद्दे पर बहस हो रही है। संसद के बाहर भी इस पर राजनीति। दलितों के मुद्दे पर विपक्षी दलों ने सरकार पर निशाना साधा। मायावती ने कहा पीएम को संसद के बाहर नहीं सदन में बयान देना चाहिए। केंद्रीय मंत्री वेंकैया नायडू ने कहा जिन राज्यों में दलितों पर अत्याचार हो रहे उन पर कार्रवाई की जिम्मेदारी वहाँ की सरकारों की है। जब वो बाहर बोल सकते हैं तो हाउस के अंदर क्यों नहीं बोल सकते? उनको जरूर बोलना चाहिए। लॉ एंड ऑर्डर स्टेट का इश्यू है। स्टेट का इश्यूज का समाधान स्टेट गवर्नमेंट ही दे सकते हैं। प्रधानमंत्री जी ने जरूर बयान दिया है कि दलितों के ऊपर अत्याचार ना हो, लेकिन कितना बनावटी बात लगती है। इस बीच बीजेपी के दलित नेता देश भर का दौरा करेंगे। लोगों को बताएंगे कि सरकार दलित विरोधी नहीं है। प्रचार करके एक वायुमंडल बनाया जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी दलित विरोधी है। इस वायुमंडल को ठीक करने के लिए हमारे सांसद जाएंगे उनके बीच में। हाल ही में अलग अलग राज्यों में दलितों के साथ मारपीट की कई घटनाएं हुई हैं। 8 अगस्त को आंध्र प्रदेश के अमलापुरम में 2 दलितों को गाय की खाल उतारने के आरोप में पीटा गया।
25 जुलाई को एमपी के मंदसौर में गोमांस के शक में 2 मुस्लिम महिलाओं को पीटा गया। 17 जुलाई को कर्नाटक के चिकमंगलुरु में गोमांस खाने के शक में 4 दलितों की घर में घुसकर पिटाई की गई। 11 जुलाई को गुजरात के ऊना में गोरक्षा के नाम पर 4 दलितों को पीटा गया था। 10 जून को दिल्ली से सटे फरीदाबाद में गोरक्षा दल के लोगों ने पशु तस्करी के आरोप में 2 लोगों को पीटा। दलितों के खिलाफ हिंसा के मुद्दे पर आज राज्यसभा में भी खूब हंगामा हुआ। इस्लाम के विवादित उपदेशक जाकिर नाइक के खिलाफ मुंबई पुलिस की जांच में बड़ा खुलासा हुआ। मुंबई पुलिस के मुताबिक पिछले 3 साल में जाकिर नाइक के 5 बैंक अकाउंट्स में 60 करोड़ रुपए ट्रांसफर किए गए। ये पैसे 3 देशों से भेजे गए। पुलिस सूत्रों के मुताबिक सभी 5 खाते जाकिर के परिवार के सदस्यों के हैं। बैंक खातों का जाकिर के एनजीओ से कोई संबंध नहीं है। यह खुलासा भी हुआ है कि जाकिर नाइक की 4 कंपनियां हैं, जिसके डायरेक्टर जाकिर नाइक के परिवार के ही अलग अलग सदस्य हैं। जाकिर नाइक संदेहों से परे नहीं है और उसकी जो हरकतें हैं वो पूरी तरह से देश के हितों के खिलाफ हैं। इसलिए जो एजेंसियां हैं वो उस संबंध में काम कर रही हैं। जो भी संस्थाएं धर्म के नाम पर या धार्मिक प्रचार या प्रसार या धार्मिक संस्थाओं को बनाने में या धार्मिक निर्माणों में अपने आप को व्यस्त रखती हैं, उनको बाहर से पैसे आने पर सरकार को हर धर्म के लोगों पर अंकुश लगा के रखना चाहिए। जाकिर के 2 एनजीओ पर फॉरेन कंट्रीब्यूटर्स एक्ट 2010 के तहत कार्रवाई हो सकती है। जाकिर नाइक के इस्लामिक रिसर्च फाउंडेशन और IRF एजुकेशनल ट्रस्ट पर FCRA उल्लंघन के तहत कार्रवाई हो सकती है। जाकिर की दोनों संस्था एजुकेशनल एनजीओ के तौर पर दर्ज है, लेकिन विदेशी फंड का इस्तेमाल धार्मिक कामों में खर्च किया जाता है। मुंबई पुलिस जाकिर नाइक के एक इंटरनेशनल स्कूल के अकाउंट की भी जाँच कर रही है। जाकिर नाइक के भाषणों पर ब्रिटेन, कनाडा, मलेशिया समेत 5 देशों में बैन है। पठानकोट आतंकी हमले में शहीद हुए एनएसजी के लेफ्टिनेंट कर्नल निरंजन कुमार के घर के एक हिस्से को बेंगलुरु में गिराया जाएगा। बेंगलुरु नगर निगम के अफसरों के मुताबिक शहीद निरंजन का घर उन मकानों की लिस्ट में है जिनकी वजह से शहर में पानी जमा होता है। शहीद निरंजन के परिवार ने नगर निगम की कार्रवाई का विरोध किया है। उनका कहना है कि उन्हें वक्त दिया जाए, अतिक्रमण वाले पिलर को वो खुद गिरा देंगे। कर्नाटक सरकार ने कहा है कि परिवार को मकान बनाने के लिए दूसरी जगह दी जाएगी। It is not a good thing for a national hero's house to be demolished. I don't see that anything good is happening to our country, at least for a national hero. 1 feet of encroachment is there that their parents themselves have promised to remove it. I'm grateful to them. By the time we start off 1 feet of, and we have also promised them all the cooperation that they require for removing that 1 feet of encroachment. We have promised. Well, he can also be, given an alternative. The government can consider an alternative site or help to build alternative house. बेंगलुरु में पिछले महीने भारी बारिश के दौरान सड़कों पर बाढ़ जैसे हालात पैदा हो गए थे। पिछले 3 साल में इलाके में 100 अतिक्रमण हटाए गए। 1100 इमारत को और तोड़ा जाना है। 34 साल के निरंजन कुमार एनएसजी के बम डिस्पोजेबल स्क्वाड में थे। पठानकोट आतंकी हमले में आईडी को डिफ्यूज करते वक्त धमाका हुआ जिसमें वो शहीद हुए। यूपी चुनाव से पहले बीजेपी को फायदा हुआ है। अलग अलग पार्टियों के 6 विधायक आज बीजेपी में शामिल हुए। समाजवादी पार्टी के 1, बीएसपी के 2 और कांग्रेस के 3 विधायकों ने आज बीजेपी का दामन थाम लिया। यूपी बीजेपी अध्यक्ष केशव प्रसाद मौर्य की मौजूदगी में सभी बीजेपी में शामिल हुए। केशव प्रसाद मौर्य ने सभी का पार्टी में स्वागत किया। यह सभी आज भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण कर रहे हैं। मैं भारतीय जनता पार्टी परिवार में आप सभी का स्वागत करता हूं। शेर बहादुर अंबेडकर नगर के जलालापुर से विधायक थे। 2011 में बीएसपी से एसपी में शामिल हुए थे। संजय जायसवाल बस्ती से और माधुरी वर्मा बहराइच से कांग्रेस की विधायक थी। कांग्रेस के टिकट पर कुशीनगर से विधायक विजय दुबे भी बीजेपी में शामिल हुए। बीजेपी में गए राजेश त्रिपाठी गोरखपुर की चिल्लूपार सीट से बीएसपी विधायक थे। बाला प्रसाद अवस्थी लखीमपुर जिले के मोहम्मदी सीट से बीएसपी विधायक थे। आज बीजेपी में शामिल सभी विधायकों ने एमएलसी चुनाव में क्रॉस वोटिंग की थी। सभी को पार्टी निलंबित कर चुकी है।